साथियों जय हिंद। साथियों आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2023 के लिए अंकित भाटी सर की जो मार्केट में बुक आई है उसका मॉडल पेपर नंबर 6। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, मतलब 5 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने इन पांचों मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। साथियों आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। साथियों मैं पूरे जीएस के प्रश्न आपको कराऊंगा, तो क्लास को पूरी एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? ध्यान रखिएगा, आपको बताना है कि कौन से वो 3 वेद हैं जिन्हें, पहले सुनिएगा, उन्हें कहा क्या जाता है? वेद त्रयी। अगर देखा जाए तो उन्हें वेद त्रयी कहा जाता है, और वो 3 वेद हैं। जैसे सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इसके बाद आता है सामवेद, इसके बाद आता है यजुर्वेद, और इसके बाद आता है अथर्ववेद। तो ध्यान रखिएगा कि जो 3 वेद हैं, पहले नंबर पर आता है ऋग्वेद, दूसरे पर आता है सामवेद, और तीसरे नंबर पर आता है यजुर्वेद, और इसके बाद आएगा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद ऑप्शन में है नहीं, आपको संयुक्त रूप से 3 वेद बताना था। तो संयुक्त रूप से जब हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया था? देखिए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन से। ठीक है, उन्होंने सांख्य दर्शन से आध्यात्मिक विचारों को क्या किया था? दर्शन से ग्रहण किया था, सांख्य दर्शन से। दैट्स योर आंसर। स्टार लगा के इस प्रश्न पर लगाइए, क्योंकि बहुत यूपी ट्रिपल एससी द्वारा यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और एक बार क्लास को लाइक करें और एक बार फटाफट शेयर कर दें। ठीक है, आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहला हूण, तीसरा प्रश्न है, पहला हूण आक्रमण कब हुआ था? तो पहला हूण आक्रमण जो है हुआ था, ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग, 458 ईस्वी में। ठीक है, 458 ईस्वी में हुआ था पहला हूण आक्रमण। आइए अब अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा, कौन से पुर्तगाली नेता ने विलू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? आपको बताना है इनमें से कौन से नेता हैं जिन्होंने विलू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। तो विलू वाटर पॉलिसी शुरू करने वाले नेता हैं फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। ठीक है, कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी? बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, 1765 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर, बहुत सी परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट, मित्र मेला संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? मित्र मेला संगठन जो है वह किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों 1899 में। ठीक है, 1899 इसका एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, रेले आयोग को डैश 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 में सुधारों की संस्तुति के लिए नियुक्त किया गया था। रेले आयोग को डैश 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 में सुधारों की संस्तुति के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा व्यवस्था के लिए रेले आयोग बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या रेले आयोग नियुक्त किया गया था, और यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी उसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाले थे कौन? महादेव देसाई। ठीक है, ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? देखिए एक्ट बहुत सारे पूछे जाते हैं आपसे, तो मैं एक एक्टों पर क्लास ले लूंगा, बहुत से वहां से आपके 2-3 प्रश्न कवर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वह एक्ट है कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत अच्छा एक्ट बनाया गया था यह, और इसी में क्या हुई थी? कलकत्ता उच्चतम की न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी इसी एक्ट के तहत। कब?
1773 में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? 1773 का। अगर चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम की बात करें 1853 का है। 1858 का भारत शासन अधिनियम है और 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की बात देखिए। अगला प्रश्न है साथियों 10वां, गुजरात में डैश 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 झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य काल में बनाई गई थी। गुजरात में डैश 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 झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य काल में बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुदर्शन झील, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा साथियों सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। अगर इसकी हम बात करेंगे लंबाई की, तो लंबाई इसकी हो जाएगी साथियों, इसकी लंबाई आपसे पूछ लेता है, लिख लेना 8,586, ठीक है, 8586 मीटर, ठीक है। 8,586 मीटर ऊंचा है यह कंचनजंगा, सबसे ऊंचा पर्वत भारतीय शिखर है, ठीक है। आइए IFSR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र, मतलब क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? सबसे ज्यादा जो वनों में वृद्धि देखी गई है क्षेत्रवार, ध्यान रखिएगा किस बार, क्षेत्रवार अधिकतम वृद्धि देखी गई है, तो यह देखी गई है साथियों आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? अगर बात हम रामगंगा की करते हैं तो यह गंगा की सहायक नदी है, यमुना भी गंगा की सहायक नदी है और घाघरा भी गंगा की सहायक नदी है। लेकिन जो साथियों भीमा नदी है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए आप लोग कि भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो लिख लेना कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, अब अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है साथियों ऑप्शन सी कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। आइए अब अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश के नक्शे की बात करते हैं तो आपको बताना है इसमें कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। तो देखिए 8 तो हो गए राज्य, 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं और एक आएगा केंद्र शासित प्रदेश जो कि है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली भी उत्तर प्रदेश से टच करता है। तो इसका राइट आंसर होगा नोएडा के साइड, आप सब लोग जानते होंगे। तो 9 इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है साथियों, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद, देखिए इकोनॉमी के शानदार प्रश्न आपके सामने, किसी वस्तु का इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद कैसा होगा? यह उत्पाद साथियों होगा कैसा? ध्यान रखिएगा, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होगा, ठीक है। ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग। आइए देखिए यह प्रश्न का ऑप्शन नहीं है, आप लोग देख लीजिए, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म नाबार्ड का पूछा गया है। अगर देखिए साथियों नाबार्ड की स्थापना की हम लोग बात करते हैं तो 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना, लिख लेना 1982 में, स्टार लगा के, बहुत बार पूछा गया है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। अब फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग नाबार्ड का, लिख लेना इसको, ऑप्शन नहीं है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए पूछा गया है, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। आप सब लोग जानते हैं जो भारत में पंचवर्षीय योजना आई थी इसको हमने रूस से अपनाया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो उस नेता का नाम पूछा जा रहा है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी पर जाएंगे, जोसेफ स्टालिन, उस नेता का नाम है जोसेफ स्टालिन, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि को आय का उपयोग के स्तर पर आधारित होती है, कहलाती है क्या? गरीबी को मापने के लिए जो उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि है, बहुत सामान्य विधि है, जो आय का उपभोग पर स्तर आधारित होता है, वह कहलाती है क्या? तो वह कहलाती है साथियों, दैट्स योर आंसर, आय रेखा। क्या कहते हैं इसको? आय रेखा कहते हैं। आइए, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? जो हरित क्रांति भारत में आंदोलन चला था यह कब से कब तक चला था? तो यह 1967 से 1978 तक चला था। आइए अगला प्रश्न देखिएगा,
भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि कितनी होती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इनकी पदावधि कितनी होती है? इनकी पदावधि होती है 6 वर्ष, या देखिए इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और अगर यह 65 वर्ष की अपनी आयु कंप्लीट कर लेते हैं, आयु तक जो भी हो, 6 वर्ष हो जाएं और साथियों 65 वर्ष की आयु तक यह अपने कार्यभार पर रह सकते हैं, भारत के चुनाव निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो भारतीय संविधान को रचने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक आर्टिकल है उसको क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। और संविधान की आत्मा कहा था इन्होंने आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को, जो कि अनुच्छेद 32 आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह किसके अंतर्गत आता है? यह राज्य के नीति निदेशक तत्व में आता है। हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड से लिए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। यह भाग 4 में आते हैं। भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। और हम लोग अगर भाग 2 की बात करते हैं तो नागरिकता 5 से 11 तक। और भारत का राज्य क्षेत्र भाग 1 के अंतर्गत आता है। दैट्स योर आंसर। आइए अब अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है? तो सीधा इस पर आंसर लगाइएगा, अनुच्छेद 243 जेड डी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची में लगा रहा हूं। राजस्थान में सीटें कितनी है राज्यसभा की? राजस्थान में साथियों सीटें हैं राज्यसभा की कितनी? दैट्स योर आंसर, 10 सीटें हैं। गुजरात में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो गुजरात में है साथियों 11। और अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की तो कर्नाटक में है 12। बचा पंजाब, तो पंजाब में कितनी है? 7। तो इस हिसाब से राइट आंसर देख लेना कौन सा हो जाएगा इसका दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दैट्स योर आंसर। ठीक है, 25वां प्रश्न देखिए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाला आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है, आंतरिक अशांति को खतरा। यह साथियों जब भारत में इमरजेंसी लागू होती है तो उसके आधार पर पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में आपातकाल किसके तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। और आर्टिकल 352 के तहत लगाता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जैसे राज्यों में लग जाते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब साइंस के जबरदस्त प्रश्न। लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डैश 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 के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो यह आर्किमिडीज, किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे किया जाता है? इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु से उठाने पर। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्लोरीन की विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया के साथ कारण होती है? क्लोरीन की विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो यह कारण होती है किसका? देखिए क्लोरीन की विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया का कारण होती है? तो यह होती है किसकी? ऑक्सीकरण की कारण। किसका कारण होती है? ऑक्सीकरण का कारण, ऑप्शन डी। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल निम्न में से नहीं पाया जाता है किस में? तो देखिए टार्टरिक जो अम्ल होता है साथियों यह इमली में पाया जाता है, कच्चे आमों में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, लेकिन पालक में कहां पाया जाएगा? यह गलत है। ठीक है, पालक में नहीं पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अब देखिए अगला, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग है शरीर का जो क्या वसा को तोड़कर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। आज के लिए इतना ही। 30 प्रश्न रहे। आप अपना टारगेट जरूर बताएं 30 में से आपका कितना सही हुआ। और साथियों प्रैक्टिस मैंने 5 सेट करवा दिए हैं, लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे प्रैक्टिस सेट देख के जाइएगा। और साथियों चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ। 7
के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।